Hi everyone, welcome to Fincom Education. I am Professor Amandeep Kaur. Student, in this video I will talk about redemption of preference share capital. इस वीडियो में मैं आपको रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के सारे प्रोविज़न्स बताऊंगी और कैसे इसकी जर्नल एंट्रीज करनी है वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ये चैप्टर कई बच्चों को काफ़ी मुश्किल लगता है कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर हम कैसे करें, तो इसमें मैं हर एक छोटा छोटा स्टेप बहुत इजी वे में आपको बताने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करते हैं कि रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स होता क्या है। जब भी हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर की कैपिटल उन्हें रिटर्न बैक करते हैं, दैट इज़ कॉल्ड रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो ये उनका जो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है हम उन्हें पार वैल्यू पे, दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू पे या फेस वैल्यू पे रिटर्न कर सकते हैं। दैट मीन्स अगर 100 रुपये का कोई शेयर इशू कर रखा है और प्रेफरेंस शेयर होल्डर से 100 रुपीज़ ले रखे हैं, तो हम उन्हें 100 रुपीज़ के बदले में 100 रुपीज़ वापस करेंगे, तो फेस वैल्यू पर रिडम्पशन हो गया। लेकिन अगर हम 100 रुपीज़ के बदले में अगर 105 रुपीज़ उन्हें वापस कर रहे हैं मोर देन दी फेस वैल्यू, तो एक्सेस ओवर द फेस वैल्यू इज़ कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो मान लो 100 रुपीज़ के बदले में 105 रुपीज़ उन्हें रिटर्न बैक कर रहे हैं, तो 5 रुपीज़ इज़ कॉल्ड प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। तो रिडम्पशन जो है फेस वैल्यू पे भी होता है और मोर देन फेस वैल्यू पे भी होता है। लगभग ये रिडम्पशन जो है मोर देन फेस वैल्यू पे होता है, दैट मीन्स प्रीमियम पर रिडम्पशन होता है। अब पहले जो है कंपनी इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स इशू कर सकती थी। इररिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं जिनका कोई मैच्योरिटी टाइम नहीं है, इनकी कैपिटल कभी भी हमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को रिटर्न बैक नहीं करनी है। जब तक लाइफ लॉन्ग ये उनकी शेयर कैपिटल को यूज़ करते हैं और उस पर फिक्स रेट से डिविडेंड जो है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करवाती रहती है कंपनी। लेकिन अब अकॉर्डिंग टू कंपनी एक्ट 2013 प्रेफरेंस शेयर जो है इररिडीमेबल इशू नहीं हो सकते हैं बाय द कंपनी। और कंपनी जो है अब मैक्सिमम जो शेयर इशू करती है, मैक्सिमम नहीं, जनरली जो अब शेयर इशू किए जाते हैं प्रेफरेंस शेयर्स वो रिडीमेबल होते हैं और उनका रिडम्पशन पीरियड जो है 20 ईयर्स से ज़्यादा नहीं हो सकता है। मतलब मैक्सिमम 20 साल के अंदर अंदर हमें उनकी कैपिटल रिटर्न बैक करनी होती है। और कंपनी जो है इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में 20 साल से ज़्यादा का रिडम्पशन पीरियड रख सकती है, बट नॉट मोर देन 30 ईयर्स। मतलब कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स ऐसे हैं या इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज ऐसी हैं जो प्रेफरेंस शेयर्स जो हैं इशू करती हैं, तो उनका रिडम्पशन पीरियड 20 साल से ज़्यादा बट 30 ईयर्स तक मैक्सिमम हो सकता है। और उनका एक रूल है कि मिनिमम 10% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल का जो मिनिमम 10% है, प्रेफरेंस शेयर्स का 10% पर ईयर हमें रिडीम करना होता है और स्टार्ट करना है 21st ईयर से। जैसे 20 ईयर्स कंप्लीट हो गए और 20 ईयर्स के बाद हमें 10 सालों तक मिनिमम 10% जो है उनका रिडीम करना होगा और उसकी स्टार्टिंग 21st ईयर से हमें करनी होगी, ताकि 30 ईयर तक हमारे 10 सालों में पूरा रिडम्पशन हो जाए, उनकी कैपिटल रिटर्न बैक हो जाए। अब प्रेफरेंस शेयर्स के लिए एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि प्रेफरेंस शेयर्स अगर फुली पेड अप नहीं हैं तो तब तक आप उनका रिडम्पशन नहीं कर सकते हो। दैट मीन्स अगर 100 रुपीज़ का शेयर है और अगर हमने उनसे अभी तक शेयर होल्डर से 80 रुपीज़ ही डिमांड कर रखे हैं और 80 रुपीज़ ही हमने कलेक्ट किया हो, तो 20 रुपीज़ की फ़ाइनल कॉल हमने की ही नहीं है। तो जब तक ये हम उन पर फुल कॉल नहीं कर लेते हैं तब तक हम रिडम्पशन ड्यू नहीं कर सकते हैं, हम उनकी कैपिटल को रिटर्न बैक नहीं कर सकते हैं। तो हमें उसका फुली पेड अप होना ज़रूरी है। लेकिन कंपनी कई बार जैसे पार्टली पेड अप शेयर्स हैं, तो पार्टली पेड अप शेयर्स है, मान लो 100 रुपीज़ में से 80 रुपीज़ मंगवा रखे हैं, 20 रुपीज़ अभी डिमांड ही नहीं किए हैं, तो पहले हम उन्हें फ़ाइनल कॉल डिमांड करेंगे और फाइनल कॉल डिमांड करने के बाद ही हम उनसे जो है फ़ाइनल कॉल जब आ जाएगी या तब हम उसका रिडम्पशन ड्यू कर सकते हैं उन प्रेफरेंस शेयर्स का, और उससे पहले ये प्रेफरेंस शेयर्स का रिडम्पशन ड्यू नहीं हो सकता है। मतलब रिडम्पशन का प्रोसीजर ही स्टार्ट नहीं हो पाएगा। लेकिन समटाइम्स ऐसा होता है कि हमने कॉल कर ली है, ठीक है, हमने सारी शेयर कैपिटल 100 रुपीज़ का शेयर था, पूरे 100 रुपीज़ हमने डिमांड कर रखे हैं, बट कोई शेयर होल्डर है जो कोई कॉल मनी पे करने के लिए फ़ेल हो गया, दैट मीन्स देयर इज़ एनी कॉल सिनेरियर। तो हम उस शेयर होल्डर के कारण अपना पूरा रिडम्पशन नहीं रोकेंगे, हम उस शेयर होल्डर का रिडम्पशन रोक लेंगे, बस ड्यू कर लेंगे, बट उन्हें मनी तब तक पे बैक नहीं करेंगे
उनकी कैपिटल तब तक हम उन्हें रिटर्न बैक नहीं करेंगे जब तक वो अपनी कॉल्स इन एरियर को पे नहीं कर देते हैं। तो उन शेयर होल्डर्स का रिडम्पशन की मनी हम ड्यू तो कर देते हैं, बट उन्हें पे बैक हम उनकी कैपिटल का रिटर्न तभी करते हैं उन शेयर होल्डर्स का जब वो अपने पूरे कॉल्स इन एरियर को पे आउट कर देता है। जब तो इसमें आपको, लेकिन कॉल्स इन एरियर के केस में हम रिडम्पशन को रोक नहीं सकते हैं, लेकिन उस शेयर होल्डर का कैपिटल का रिटर्न बैक रुक जाएगा, क्योंकि जब वो कॉल्स इन एरियर पे आउट करेगा तभी हम उनकी कैपिटल को रिटर्न बैक करेंगे। तो अगर आपने डिमांड नहीं की है, मान लो आपने 100 रुपीज़ में से सिर्फ 80 रुपीज़ ही डिमांड कर रखे है, कंपनी ने 20 रुपीज़ कॉल अप ही नहीं की, तो कॉल अप करना ज़रूरी है रिडम्पशन को ड्यू करने से पहले। तो कॉल अप करने के लिए हम एंट्री कर देते हैं फाइनल कॉल प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ये फाइनल कॉल ड्यू हो गई, और फाइनल कॉल जब आती है बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। ये दोनों एंट्रीज करने के बाद ही, अगर फाइनल कॉल ड्यू है तो फाइनल कॉल अभी तक आपने कॉल अप ही नहीं की है तो कॉल करिएगा और उसका पैसा आ जाएगा, उसके बाद हम रिडम्पशन को ड्यू करते हैं। उसकी एंट्रीज मैं आगे बताऊंगी कैसे ड्यू होता है रिडम्पशन। अब मैं बात करूंगी रिडम्पशन उसके बाद ड्यू होता है, तो ड्यू कैसे करेंगे, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि अब हम क्या कर रहे हैं कि हमें टोटल उन्हें कितना पैसा देना है। फॉर एग्जांपल हमारे 2000 प्रेफरेंस शेयर्स हैं ऑफ ₹100 ईच के, तो 2000 प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 ईच, दैट मीन्स उनकी फेस वैल्यू है 2 लाख रुपीज़ की। तो 2 लाख रुपीज़ के जो शेयर्स थे वो हम डेबिट में डाल रहे हैं, बिकॉज कैपिटल का पैसा हम टोटल अब प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र करेंगे, ताकि हमें टोटल ये पता चल जाए कि हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को कितना पैसा देना है एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन, क्योंकि अब रिडम्पशन ड्यू होने जा रहा है। तो रिडम्पशन हम देखो, सबसे पहले हमने क्या कर दिया, अगर उनकी कोई फ़ाइनल कॉल पेंडिंग है तो पहले हम फ़ाइनल कॉल करते हैं उन्हें ड्यू, और जब फाइनल कॉल का पैसा आया था, मान लो इसमें कोई ऐसा शेयर होल्डर था, 100 शेयर्स थे जिन पे फ़ाइनल कॉल आई नहीं, तो 100 शेयर्स का आप रिडम्पशन जो है पूरे 2000 शेयर्स पर ही ड्यू करोगे, लेकिन जब हम उनकी पूरी पेमेंट एंड में करेंगे तब हम 100 शेयर्स का पैसा रोक लेंगे, क्योंकि जब तक वो अपना कॉल्स इन एरियर पे बैक नहीं करेंगे हम उनकी कैपिटल भी पूरी रिटर्न बैक नहीं करेंगे। आगे आने वाले क्वेश्चंस में हम इसमें न्यूमेरिक और करने वाले हैं, तो बहुत अच्छे से क्लियर होगा आपका। तो ये फाइनल कॉल ड्यू होगी, इसके बाद ही आप रिडम्पशन ड्यू करोगे, क्योंकि ये फुली पेड अप हो चुका है। अब प्रेफरेंस शेयर्स 2000 शेयर से ऑफ ₹100 ईच, तो 2 लाख की शेयर कैपिटल थी। इस 2 लाख की शेयर कैपिटल को हम प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, तो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट क्लोज़ हो रहा है। तो जब भी कोई लायबिलिटी क्लोज होती है तो डेबिट में आती है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो गया। अगर 100 रुपीज़ का शेयर 100 रुपीज़ में ही रिडीम हो रहा है, हम 100 शेयर्स के बदले 100 रुपीज़ के बदले में 100 रुपीज़ ही पे बैक कर रहे हैं, दैट मीन्स 2 लाख रुपए के बदले में 2 लाख ही दे रहे हो, तो इसमें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट में 2 लाख रुपीज़ ही चला जाएगा। बट रिडम्पशन लगभग प्रीमियम पर होता है, दैट मीन्स हम मोर देन फेस वैल्यू पे रिडम्पशन करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर 100 रुपीज़ का शेयर है और हम 105 रुपीज़ में रिडम्पशन कर रहे हैं, तो 5 रुपये प्रीमियम के हैं, तो दिस प्रीमियम ऑन रिडम्पशन इज़ द एक्यूमुलेटेड लॉस है, ये हमारा फिक्टिशियस एसेट्स है, तो इट कम्स अंडर द डेबिट साइड। तो 5 रुपये दे रहे हैं 2000 शेयर्स पर, कितना हो जाएगा, 5 रुपये प्रीमियम दे रहे हैं एक शेयर पर, तो 2000 शेयर्स पे हो जाएगा 10,000 रुपीज़। तो टोटल हमने प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देना है 2,10,000 रुपीज़। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्रेडिट हो गया 2,10,000 से, क्योंकि प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को अब हमने 2,10,000 की पेमेंट देनी है और उनकी कैपिटल रिटर्न बैक करनी है एट प्रीमियम। तो ये हमारा रिडम्पशन ड्यू करने की एंट्री हो गई। चाहे आपका कोई कॉल्स इन एरियर भी है, मान लो कोई शेयर 100, जैसे हमने अभी एक एग्जांपल लिया था कि मान लो 100 शेयर होल्डर्स ने हमें फाइनल कॉल नहीं दी, तो रिडम्पशन तो आप पूरा ड्यू कर दोगे 2000 शेयर्स पर, लेकिन जब पेमेंट होगी और तब तक भी अगर उसने अपना कॉल्स इन एरियर पे नहीं किया है तो हम सिर्फ 1900 शेयर्स पर ही उनकी रिडम्पशन पे आउट कर देंगे। लेकिन उन्हें टाइम मिलता है कि क्योंकि रिडम्पशन ड्यू हो चुका है 2000 शेयर्स पर, और अगर 100 शेयर्स ने अपनी मनी जो कॉल्स इन एरियर अपना पे आउट नहीं किया है, तो एट द टाइम ऑफ पेमेंट हम सिर्फ 1900 शेयर्स का ही रिडम्पशन करेंगे, 1900 शेयर्स पर ही पेमेंट उनकी जो कैपिटल है वो रिटर्न बैक कर देंगे, लेकिन रिडम्पशन ड्यू जो होगा वो पूरे शेयर्स पर ही होगा। दिस एंट्री इज़ क्लियर नाउ।
अब इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि जो ये फेस वैल्यू है, जैसे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू कितनी थी, 2000 शेयर्स थे 100 रुपीज़ वाले, दैट मीन्स 2 लाख रुपए, और प्रीमियम ऑन रिडम्पशन था 5 रुपीज़ पर शेयर, दैट मीन्स 10,000 रुपीज़ का। तो इन दोनों को के लिए हमें पैसा पहले कलेक्ट करना होगा और फिर हम इनकी पेमेंट करेंगे। तो सबसे पहले मैं नॉमिनल वैल्यू की बात कर रही हूँ कि जो उसकी फेस वैल्यू है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो फेस वैल्यू है, दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़। 2000 शेयर थे 100 रुपये वाले, 2 लाख रुपीज़ को सबसे पहले हम कवर अप करेंगे, इसके लिए पैसा कलेक्ट करेंगे। फिर प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स के लिए पैसा कलेक्ट करेंगे, क्योंकि जब तक हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन के लिए पैसा कलेक्ट नहीं हो जाएगा तब तक आप रिडम्पशन कर ही नहीं सकते हो, पेमेंट कैसे करेंगे। तो सबसे पहले मैं कवर कर रही हूँ फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। तो इसमें मैंने ये एक चीज़ लिखी है कि जो भी फेस वैल्यू होती है वो सिर्फ या 2 ही चीज़ों से कवर अप हो सकती है या तो रेवेन्यू रिजर्व से। रेवेन्यू रिजर्व्स कौन से होते हैं, ऐसे रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है। एनी रिजर्व जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। तो ये एक इंटरव्यू के टाइम पे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हाट इज़ मीन बाय रेवेन्यू रिजर्व्स। रेवेन्यू रिजर्व्स का मतलब होता है कि एनी रिजर्व विच इज़ अवेलेबल फॉर डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, जिसमें से डिविडेंड पे आउट किया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू रिजर्व। तो रेवेन्यू रिजर्व कौन कौन से होते हैं, लाइक जनरल रिजर्व, स्टेटमेंट ऑफ P&L, या डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड, इंश्योरेंस फंड, वर्कमैन कंपनसेशन फंड, डिबेंचर सिंकिंग फंड, डिबेंचर रिडम्पशन फंड। ये ऐसे फंड हैं या ऐसे रिजर्व्स हैं जिनसे आप डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हो, तो ये रेवेन्यू रिजर्व्स होते हैं। और कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जो आफ्टर दी 5 ईयर्स डिविडेंड के लिए अवेलेबल होते हैं, तो 5 सालों बाद आप इनको रेवेन्यू रिजर्व ट्रीट करते हो। और उससे पहले ये कौन सा रिजर्व होता है, कैपिटल रिजर्व होता है, दैट मीन्स जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। तो फॉरेन प्रोजेक्ट रिजर्व, एक्सपोर्ट प्रॉफिट रिजर्व, होटल प्रोजेक्ट रिजर्व, हाउसिंग प्रोजेक्ट रिजर्व, ये ऐसे रिज़र्व हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल होंगे आफ्टर 5 ईयर्स, 5 सालों बाद। जब वो बनाए गए उसके 5 सालों बाद ही ये डिविडेंड के लिए अवेलेबल होते हैं, तो तब आफ्टर 5 ईयर्स ही इन्हें हम रेवेन्यू रिज़र्व कहते हैं। कुछ ऐसे रिजर्व्स हैं जैसे इन्वेस्टमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट अलाउंस रिजर्व, डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व। ये ऐसे रिजर्व हैं जो 1 अप्रैल 1998 के बाद से रेवेन्यू रिज़र्व बन चुके हैं। तो अगर ये मैंने रेवेन्यू रिज़र्व्स के बारे में क्यों बताया है आपको, क्योंकि जो फेस वैल्यू है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो फेस वैल्यू है, नॉमिनल वैल्यू है, दैट मीन्स 2000 शेयर्स थे 100 रुपीज़ वाले, तो दैट मीन्स 2 लाख रुपीज़ इज़ द फेस वैल्यू। तो ये जो फेस वैल्यू है ये सिर्फ रेवेन्यू रिज़र्व से ही कवर अप हो सकती है। तो अगर रेवेन्यू रिज़र्व में अगर उतना सफिशेंट फ़ंड है तो ठीक है। अगर सफिशेंट फ़ंड जितने हैं उसके पास, तो वो रेवेन्यू रिज़र्व्स की अमाउंट अगर इक्वल है किनके, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल के, तो वो ट्रांसफ़र हो जाती है कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व में। फॉर एग्जांपल इसकी मैं एंट्री बता रही हूँ कैसे हम कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व में ट्रांसफ़र करते हैं। ये देखिए, जनरल रिज़र्व, सरप्लस, स्टेटमेंट ऑफ P&L या अदर कोई भी रेवेन्यू रिज़र्व जिनका मैंने अभी आपको लिस्ट बताई है, पूरे नेम ऑफ लिस्ट, तो जो भी इसके अदर रेवेन्यू रिज़र्व्स हैं उनका हम यूटिलाइजेशन करेंगे किसके लिए, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फ़ेस वैल्यू को कवर करने के लिए। 2 लाख रुपए की थी तो जनरल रिज़र्व मान लो थे 50,000 के, सरप्लस था मान लो 70,000 का, और अदर रेवेन्यू रिज़र्व थे फॉर एग्जांपल 20,000 के। तो टोटल कितना हो गया, 50 + 70 + 20 दैट इज़ 1,40,000। तो 1,40,000 डेबिट हो गया और इसका पैसा हम कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं ताकि हम इस पैसे को यूज़ कर सकें नॉमिनल वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कवर अप करने के लिए। तो जो भी अगर हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू को कवर करना चाहते हैं, 2 लाख रुपए हम कवर करना चाहते हैं, तो उसके लिए हम सिर्फ रेवेन्यू रिज़र्व्स का ही यूज़ कर सकते हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल हैं, और उनका पैसा हम यूज़ कर रहे हैं इसलिए ये रिज़र्व्स डेबिट हो जाएंगे, क्योंकि कोई भी लाइबिलिटी जब कम होती है तो डेबिट में जाती है और उसका पैसा हम कैपिटल रिडम्पशन रिज़र्व में ट्रांसफ़र कर देंगे। दैट मीन्स नॉमिनल वैल्यू इतनी कवर हो गई। तो अभी नॉमिनल वैल्यू तो 2 लाख रुपए थी और हमारे रेवेन्यू रिज़र्व में सिर्फ 1,40,000 रुपीज़ हैं, तो 60,000 रुपीज़ आप कहाँ से कवर अप कर सकते हो, अब उस पर बात करेंगे। अगर हमारे पास सफिशिएंट बैलेंस नहीं है
रेवेन्यू रिजर्व में नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को कवर करने के लिए, तो हम न्यू शेयर्स इशू करके भी फंड रेज कर सकते हैं टू रिडीम द नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। ऐसा नहीं है कि आप डिबेंचर्स इशू करके फंड रेज कर लोगे, नो। फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को अगर आपने कवर अप करना है तो वो सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व से कवर अप हो सकता है। अगर वो फंड शॉर्ट पड़ जाते हैं तो हम नए शेयर भी इशू कर सकते हैं। नए शेयर चाहे इक्विटी में के या प्रेफरेंस के इशू करके हम फंड रेज कर सकते हैं, और इस पैसे का यूज़ भी फेस वैल्यू को कवर करने के लिए या फेस वैल्यू को रिडीम करने के लिए यूज़ हो सकता है। तो नए शेयर इशू करने की एंट्री क्या होती है? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। अगर इक्विटी इशू कर रहे हो तो टू इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस इशू कर रहे हो तो नए प्रेफरेंस शेयर्स अगर इशू कर रहे हो तो टू प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और फिर ये एप्लीकेशन मनी कैपिटल में ट्रांसफ़र हो जाती है ऑन डेट ऑफ अलॉटमेंट। तो एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। तो ये नए शेयर इशू करके भी, मान लो हमारे 2 लाख रुपए की प्रेफरेंस शेयर कैपिटल थी जिसका हमने रिडम्पशन ड्यू किया था उसमें, और हमारे रेवेन्यू रिजर्व्स में सिर्फ 1,40,000 रुपीज़ पड़े थे जो हमने कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर दिए। 60,000 अभी भी शॉर्ट पड़ रहे हैं, तो 60,000 के हम नए शेयर इशू करके अपनी नॉमिनल वैल्यू के लिए पैसा कलेक्ट कर लेंगे ताकि हम नॉमिनल वैल्यू पे कर सकें प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। अब हमारे देखो इसमें नॉमिनल वैल्यू तो कवर अप हो गई, बट रिडम्पशन में देखिए, अभी मैं आपको बताऊँ रिडम्पशन जब हमने ड्यू किया था तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स भी 10,000 रुपीज़ का हमने ड्यू किया था। ये प्रीमियम ऑन रिडम्पशन को भी हमें राइट ऑफ करना होगा। जब तक ये राइट ऑफ नहीं होगा तब तक आप रिडम्पशन की पेमेंट नहीं कर सकते हो। तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कहाँ से रिडीम होता है, कैसे रिटर्न ऑफ होता है, वो हम उस पर बात करेंगे। अब प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स फर्स्ट ऑफ ऑल रिटर्न ऑफ होता है कैपिटल रिजर्व से। कैपिटल रिजर्व कौन से होते हैं? ऐसे रिजर्व जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल नहीं है। रेवेन्यू रिजर्व होते हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल हैं, बट कैपिटल रिजर्व होते हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं है। वो कौन कौन से हैं? मेन बता रही हूँ आपको। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट कैपिटल रिजर्व होता है, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट कैपिटल रिजर्व होता है, और प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट इज़ ऑल्सो अ कैपिटल रिजर्व। तो ये मेनली आपके 3 रिजर्व्स हैं जो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं, और प्रीमियम और रिडम्पशन सबसे पहले इन कैपिटल रिजर्व से ही कवर अप किया जाता है, रिटर्न ऑफ किया जाता है। अगर इनमें पैसा शॉर्ट पड़ जाता है तो हम सेकंड प्रेफरेंस देते हैं रेवेन्यू रिजर्व्स को, और उसमें से हमारा प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ होता है। जब तक आप प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ ना कर लो तब तक आपका रिडम्पशन आप पे बैक नहीं कर सकते हो, रिडम्पशन नहीं कर सकते हो, किसी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स की कैपिटल को रिटर्न बैक नहीं कर पाओगे। तो इसको कैसे किया जाता है? देखिए, सबसे पहले हम प्रीमियम और रिडम्पशन, देखो डेबिट हुआ था जब हमने ड्यू किया था रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कैपिटल, जब हमने रिडम्पशन उसका ड्यू किया था तब प्रीमियम और रिडम्पशन इज़ द लॉस, तो डेबिट में आया था। जब हम इसको राइट ऑफ कर रहे हैं तो प्रीमियम और रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल देखो क्रेडिट हो गया। और किससे कवर अप करोगे? सबसे पहले कैपिटल रिजर्व से, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, शेयर फॉरफिटेड अकाउंट या प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन अकाउंट, पहले इससे कवर अप करोगे, फर्स्ट प्रेफरेंस है। अगर इनमें पैसा शॉर्ट पड़ जाता है, मान लो सिक्योरिटी प्रीमियम में सिर्फ 8,000 रुपीज़ पड़े थे कैपिटल रिजर्व में, तो 8,000 रुपीज़ इसमें से निकाल लोगे, 2,000 रुपीज़ शॉर्ट पड़ रहे हैं, टोटल 10,000 का था मान लो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, तो जो 2,000 रुपीज़ शॉर्ट पड़ रहे हैं उसके लिए हम यूज़ करेंगे जनरल रिज़र्व का या अदर जो रेवेन्यू रिजर्व्स हैं उनका यूज़ करेंगे। तो प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए फ़र्स्ट प्रेफरेंस दी जाती है सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट और कैपिटल रिजर्व्स को, और सेकंड अगर इसमें पैसा शॉर्ट पड़ जाता है कैपिटल रिजर्व में, देन सेकंड टर्न आती है जनरल रिजर्व्स की और अदर रेवेन्यू रिजर्व्स की, और उसमें से हम प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ कर सकते हैं। तो ये ध्यान रखना है प्रीमियम रिडम्पशन को राइट ऑफ करने के लिए कि प्रीमियम रिडम्पशन को अगर हमें कभी भी राइट ऑफ करना है, सबसे पहला चांस हमें कैपिटल रिजर्व को देना पड़ता है। कैपिटल रिजर्व से जितना पैसा कवर अप हो सकता है उसमें से करेंगे। अगर कवर अप कर रहे हैं इसका मतलब हम यूज़ कर रहे हैं कैपिटल रिजर्व का, रिजर्व कम होंगे तो इसलिए ये रिजर्व डेबिट में चलेंगे। और सेकंड हम प्रेफरेंस देंगे हम रेवेन्यू रिजर्व्स को, दैट मीन्स ऐसे रिजर्व जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल हैं, जनरल रिजर्व, सरप्लस, लाइक दिस, वो जो मैंने लिस्ट अभी आपको बताई थी। तो सेकंड हम जनरल रिजर्व और सरप्लस से
जो है प्रीमियम और रिडम्पशन को राइट ऑफ करेंगे। तो जिन रिजर्व्स का आप यूज़ कर रहे हो उनको डेबिट में डालो, प्रीमियम और रिडम्पशन राइट ऑफ हो रहा है इसलिए प्रीमियम और रिडम्पशन क्रेडिट में चला जाएगा। क्लियर। जब हमारी नॉमिनल वैल्यू कवर अप हो गई, नॉमिनल वैल्यू ध्यान रखना आप 2 पॉइंट्स का बहुत अच्छे से, कब प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की जो नॉमिनल वैल्यू है वो 2 तरह से कवर अप होती है। एक तो रेवेन्यू रिजर्व से कवर अप होती है और उसका पैसा हम कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में डाल देते हैं। मैं दोबारा से आपको रिपीट कर देती हूँ। ये देखिए, अगर हमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की फेस वैल्यू को कवर अप करना है तो उसके लिए हम सिर्फ रेवेन्यू रिजर्व्स का यूज़ करते हैं जो डिविडेंड के लिए अवेलेबल हैं और उनका पैसा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। अगर ये पैसा सफिशेंट नहीं है फेस वैल्यू ऑफ द प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को रिडीम कराने के लिए तो हम नए शेयर्स इशू करके, नए डिबेंचर्स नहीं, नए शेयर इशू करके, चाहे वो इक्विटी या प्रेफरेंस, नए शेयर इशू करके भी हम प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की नॉमिनल वैल्यू को रिडीम कर सकते हैं। लेकिन प्रीमियम ऑन रिडम्पशन अगर होता है तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कैपिटल रिजर्व और फिर हम रेवेन्यू रिजर्व्स का यूज़ करते हैं और उससे हमारा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन राइट ऑफ हो जाता है। जब ये रिटर्न ऑफ हो जाए उसके बाद ही प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को हम पेमेंट कर देते हैं। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स इज़ द रिसीवर ऑफ द फंड्स, तो ये डेबिट में चले गए। 2,10,000 की पेमेंट करनी है ना, 2 लाख फेस वैल्यू का, 10,000 प्रीमियम का, तो 2,10,000 की हमें पेमेंट करनी है। तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट 2,10,000 टू बैंक, चेक के थ्रू पेमेंट जा रही है तो टू बैंक 2,10,000 की पेमेंट हो जाएगी। इसमें ध्यान रखना है कि पेमेंट करने तक अगर कोई भी शेयर होल्डर का कॉल सिनेरियर है तो उसके रिडम्पशन की पेमेंट रोक ली जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल 100 शेयर्स ने अपनी मान लो 10 रुपीज़ के हिसाब से या 20 रुपीज़ के हिसाब से फाइनल कॉल नहीं दी है तो उसकी पेमेंट पूरी रुकेगी। 100 शेयर्स पर 105 रुपीज़ के हिसाब से पूरी उनकी रिडम्पशन रोक लिया जाएगा। बाकी 1900 शेयर्स पर 105 रुपीज़ के हिसाब से पेमेंट हो जाएगी। पूरा रिडम्पशन नहीं रुकेगा, पूरे 2000 शेयर्स पर रिडम्पशन की प्रोसेस नहीं रुकेगी। जिन शेयर्स का कॉल सिनेरियर है उनकी बस रिडम्पशन प्रोसेस रुक जाएगी। होप आपको प्रोविजंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अच्छे समझ में आ गया होगा। इसके आगे आने वाली क्लासेस में हम न्यूमेरिक क्वेश्चंस की भी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको और अच्छे से ये चीज़ क्लियर होगी। और पेपर में ये थ्योरी क्वेश्चन भी आ जाता है कि व्हाट आर द प्रोविजंस ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, तो उसमें आप ये सारे प्रोविजंस लिख सकते हैं। बुक में इसके और भी डिटेल्ड प्रोविजंस हैं जिनका मतलब आप ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो, तो मैंने बहुत इंपॉर्टेंट प्रोविजंस ही आपके साथ डिस्कस किए हैं ताकि आप इजीली इसको लर्न कर सकें। टिल देन बाय बाय।